साहित्य, संस्कृति और संस्कार, इन तीनों की उर्वरा रखने वाली इस संस्कृति धानी धरती उड़ीसा के इस ऐतिहासिक शहर में आप सबके बीच में एक ऐसे अवसर पर जब हम साहित्य के सर्जकों का सम्मान करने के लिए और अगले 3 दिन में शब्द रचना के संसार के विभिन्न आयामों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए, मैं कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल के इस 11वें सोपान पर आज उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित आप सब लोगों को हृदय पूर्वक प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिवादन करता हूं। हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित उड़ीसा के सम्मानीय राज्यपाल श्रद्धेय हरि बाबू खम्बापति जी, मंच पर उपस्थित कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल की पार्टनर कंट्री इंडोनेशिया के सम्मानीय राजदूत हर एक्सलेंसी इना जे कृष्णमूर्ति जी, मंच पर उपस्थित साहित्य अकादमी के सचिव श्री के श्रीनिवास राव जी, जिन्होंने अपनी कला से, अपने हुनर से, जिनके हाथ में छेनी और हथौड़े से एक पत्थर में प्राण डालने की शक्ति भगवान ने दी है, ऐसे महान विख्यात देश का सम्मान बढ़ाने वाले शिल्पकार पद्म विभूषण श्रद्धेय सुदर्शन साहू जी, मंच पर उपस्थित दैट इज स्पाइन बिहाइंड दिस कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल हु हिमसेल्फ इज एन ऑथर आदरणीय श्री अशोक कुमार बल जी, कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के फाउंडर श्री रश्मि रंजन परिदा जी, और इस सभागार में उपस्थित शब्द से साहित्य के संसार का सृजन करने वाले, या मैं कहूं कि अपनी कलम से संस्कृति का चित्रण यथारूपण करने वाले, या अनेक अवसरों पर अपनी कलम की ताकत से समाज की विचारधारा का मुख मोड़ने वाले, वेदव्यास से लेकर के कालिदास तक और कालिदास से लेकर के तुलसीदास तक, या हिंदी की समृद्ध साहित्य परंपरा में भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के प्रेमचंद्र तक, महादेवी वर्मा से लेकर के मीनू वर्मा तक, इस सुदीर्घ साहित्य संस्कृति जो भारत की परंपरा है, उस परंपरा के वाहक जितने भी साहित्यकार लेखक यहाँ मौजूद हैं, उन सब के श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, आज हम कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल के 11वें पायदान पर यहाँ उड़ीसा की धरती पर एकत्रित आए। निश्चित रूप से एक ऐसी उर्वरा धरती है जिसने भारत के साहित्य को और भारत में साहित्य सृजन की परंपरा को बहुत समृद्धि प्रदान की। ये जगन्नाथ प्रभु की धरती जिसने पिछले सदियों से भारत की इस मनीषा परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए अनेक ऐसे साहित्य रत्न अपनी गर्भ से पैदा किए। यदि हम चर्चा करें फकीर मोहन सेनापति जी से लेकर के प्रख्यात उड़िया साहित्यकार मनोज दास्ते तक, प्रख्यात लेखिका प्रतिभा रे जी से लेकर के सरला दास जी तक, गोपीनाथ महंती जी से लेकर के गौर हरिदास तक, ऐसे अनेक लोग जिन्होंने पिछली अनेक शताब्दियों से भारत की मनीषा परंपरा को, भारत की ज्ञान की विधाओं को न केवल संस्कृत से लेकर के उड़िया तक और उड़िया से लेकर के वापस संस्कृत तक अपनी कल्पना के संसार और अपनी शब्द रचना की क्षमता के आधार पर समृद्ध किया है। मित्रों, अक्सर इस बात को कहा जाता है कि साहित्य किसी समाज का या समय काल का दर्पण होता है, लेकिन यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कहूं और भारत की सुदीर्घ परंपरा जो हजारों साल का भारत का लिखित अलिखित इतिहास भी, और साथ साथ में भारत में साहित्य सृजन की जो हजारों साल की अनवरत चलने वाली परंपरा है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कहना कि वो साहित्य समाज का दर्पण है, वो बहुत छोटा विषय होगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कहना अधिक अनुकूल और समीचीन होगा कि साहित्य भारत की किसी देश की संस्कृति का दर्पण है। और इतने वर्षों की इस लंबी यात्रा में भारत में जिस तरह से समृद्ध साहित्य का सृजन हुआ, अनेक विषयों पर सृजन हुआ, जब पूरे विश्व की अन्य सभ्यताएं या अन्य देश और वहां की मानव प्रजाति जब अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत थी, अपने आप को, अपने जीवन को परिस्थिति और प्रकृति के साथ में समायोजित करते हुए अपने जीवन को सुगम बनाने की चेष्टा कर रही थी और उसके संघर्ष के साथ में जुटी थी, उस कालखंड में भी भारत में समृद्ध साहित्य का सृजन भी हुआ। और उस कालखंड में भी व्यक्ति ने, भारत की मनीषा ने मनुष्य जीवन के यथार्थ को, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं, मेरा जीवन किस लिए है, इस यथार्थ को खोजने और अपने खोजे हुए ज्ञान को पुस्तक पे अर्जित अंकित करने का काम प्रारंभ कर दिया। दुनिया में अगर कहीं भी लिखित साहित्य हो सकता है, सबसे पुराना साहित्य हो सकता है, सबसे समृद्ध साहित्य हो सकता है, जो साहित्य कालजयी है, जो समय की सीमाओं से परे हो गया है, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा उस साहित्य का सृजन किया गया जिन्होंने उस ज्ञान को अनुभूत किया, अनुभव किया। और इसीलिए हमारे भारत की परंपरा में, मनीषा परंपरा में, भारत के ऋषियों मुनियों ने मंत्र के रचनाकारों को मंत्र के रचनाकार शब्द के रूप में उल्लेखित नहीं किया, अंकित नहीं किया,
हमारी संस्कृत ने मंत्र के दृष्टा के रूप में उसे अंकित किया कि उसने अनुभव करके उस मंत्र को दृष्टि रूप में देखा है, उसके बाद में उसको अंकित किया। केवल उसकी रचना नहीं की है, केवल उसको लिखा नहीं, तो मंत्र दृष्टा के रूप में संबोधित किया गया। और जीवन की हर विधा, जीवन के हर पक्ष में जिस तरह के शब्दों की रचना इस भारत में हुई, भारत यदि आज भी महान देश कहलाने का अधिकारी है तो उसकी सबसे बड़ी जो है थाती और उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के समृद्ध साहित्य के सृजकों की परंपरा का। अनेक अनेक सभ्यताएं, कवि ने लिखा यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारा जहां हमारा दुश्मन रहा, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति अनवरत बनी रही। और कभी ये कहता है कि कुछ बात है, और मैं ये सोचता हूं कि जो बात वो जो खोजने की कभी बात करता है या जो कहता है, वो भारत की अनवरत साहित्य सृजन की ये परंपरा है। अनेक अनेक सभ्यताएं, संस्कृतियां विकसित हुई, लेकिन काल के प्रवाह में वो कहीं ना कहीं समाहित हो गई। काल के प्रवाह के सामने वो हार गई और वो समाप्त हो गई। ये भारत की संस्कृति सनातन बनी रही, निरंतर बनी रही, नूतन बनी रही, प्रासंगिक बनी रही, वो मात्र इसलिए कि भारत में साहित्य सृजन की एक निरंतर अनवरत चलने वाली परंपरा थी। उसने भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखते हुए नूतन बनाए रखने का काम किया। और आज उस परंपरा के वाहक के रूप में आप सब लोग यहाँ पे मौजूद। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के पीछे खड़े सभी लोगों को कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण समय में इस लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन करना प्रारंभ किया। क्योंकि पिछले 10 साल से कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल को 11वां साल हुआ है, ये 11वें पायदान पर हम खड़े हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह से परिवर्तन को देखा है, उस परिवर्तन के चलते हुए जिस तरह से भारत की तरफ देखने की दृष्टि एक तरफ बदली है और दूसरी तरफ भारतीयों की दृष्टि भारत को देखने की तरफ के लिए बदली है। तो मुझे सामाजिक जीवन में काम करते हुए लगभग 30-35 साल का कालखंड हुआ है और बिल्कुल धरातल से काम शुरू करके मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि 2014 तक आते आते आजादी, जिसको हमने इतने सारे संघर्षों के बाद में, इतने सारे बलिदानों के बाद में अर्जित किया था, हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ था। हजारों लोगों ने उसके लिए सीने पर गोली खाई थी, तब जाकर के देश आजाद हुआ। सैकड़ों लोग ऐसे होंगे, विनायक दामोदर राव सावरकर जैसे, जिन्होंने कोल्हू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के देश आजाद हुआ। अनेक लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने महलों को छोड़ करके सड़कों पे आकर के संघर्ष किया होगा, जेलों में यातनाएं सही होंगी, कोड़ों के मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सही होंगे, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको हमने इतने सारे बलिदान के बाद में अर्जित किया था, धीरे धीरे हम उसके मूल्य को कहीं भुला बैठे थे। सामान्य मानवी के मन में इस बात का संदेह पैदा होने लगा था, जिस तरह की परिस्थितियां इस देश में थी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको इतने सारे बलिदानों के बाद में हमने अर्जित किया, क्या वो हमारे देश के लिए अनुकूल भी है कि नहीं। सामान्य मानवी के मन में इस तरह का विचार, जिस तरह का परिदृश्य देश में 2014 से पहले था, उसको देख करके आता था कि बाढ़ जिसको हमने अपने खेत की रक्षा के लिए बनाया, वो बाढ़ ही खेत को खाने लगी, रक्षक ही भक्षक हो गया। लेकिन सौभाग्य से 2014 के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बदली और जिस तरह का नेतृत्व भारत में आया है, मुझे अभी एक दिन किसी एक पत्रकार ने पूछा था कि 10 साल के मोदी जी के कालखंड की आप सबसे बड़ी उपलब्धि किस बात को मानते हैं। और मैंने कहा कि मुझे एक वाक्य में यदि कहना हो तो मैं ये कहूंगा कि अविश्वास से घिरे हुए भारत को मैं विश्वास के बीज को स्थापित करके भारत को विकसित हो सकता है, इस मार्ग पर प्रशस्त करने का काम जो है, उपलब्धि माननीय मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि। पिछले 10 साल के कालखंड में सब कुछ वही था, लेकिन नेतृत्व की क्षमता के आधार पर आज जिस तरह का परिवर्तन हमने देखा है, भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व भर का परिवर्तित हो गया। भारत की तरफ देखने का नजरिया, भारत की तरफ को जानने पहचानने का एक नया कौतूहल पूरे विश्व भर में सृजित हुआ है। और ठीक उसके साथ साथ में 140 करोड़ भारतीय भी इस विश्वास के साथ में कि आने वाले 25 साल में हम 2047 तक, जब भारत आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, तब तक हम विकसित भारत बन करके उभरेंगे। इस विश्वास के साथ में 140 करोड़ लोगों ने एक साथ उसकी तरफ कदम ताल करना प्रारंभ कर दिया। हम निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्यशाली कि हमको एक ऐसे कालखंड में काम करने का अवसर मिला है जब हमारा देश संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यू पीपल आर एंड ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड सिंस वी आर सो fortunate and blessed that our country is undergoing era of transformation. And whenever a country or a society undergoes era of transformation, which opportunity comes into decades or in the centuries, once in decades or centuries, हमारे देश में भी ये अवसर शायद मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई के समय आया था, जब इतना बड़ा परिवर्तन देश ने देखा था। तब उस समाज के, उस सोसाइटी के, उसके हर उस इंस्टीट्यूशन के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस देश के
जो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, उसके हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, हर एक स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करे। और मैं अभी कुछ दिन पहले इस बात की चर्चा करते हुए साहित्य अकादमी में भी इस बात को कह रहा था कि निश्चित रूप से जिम्मेदारी होती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिन लोगों के पास में चेतना को प्रवाहित करने और प्रज्वलित करने और चेतना के प्रवाह से स्पंदन को पैदा करने की ताकत होती है, उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी होती है। और क्योंकि मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जिनके पास में ये क्षमता है, वो अपनी शब्दों के आदर्श की रचना से, अपनी कलम की ताकत से समाज को प्रदीप्त कर सकते हैं, समाज की बौद्धिक क्षमता को जागृत कर सकते हैं, समाज के लोगों के स्टेक होल्डर्स के हृदय में एक स्पंदन पैदा कर सकते हैं, उसके नसों के रक्त के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं। इतिहास उठा करके देख लीजिए, अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, अनेक बहुत पुराने इतिहास को छोड़ दीजिए, मैं उसकी भी चर्चा कर सकता हूं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अनेक ऐसे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे। तब एक लेखक की लिखी हुई 2 पंक्तियों ने उस समय की सारी व्यवस्था को बदल दिया। मैं तो राजस्थान की धरती से आता हूं, मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया। महाराणा प्रताप जो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पुरोधा था, महाराणा प्रताप जब संघर्ष कर रहे थे, निरंतर संघर्ष, अकबर की मुगल सेनाओं के सामने संघर्ष चल रहा था, अनेक दशकों तक संघर्ष करने के बाद में जब वन में भटक रहे थे, अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को राजमहल से निकाल करके उन मेवाड़ के अरावली के पहाड़ों के जंगलों में भटक रहे थे, एक समय ऐसी परिस्थिति कि अपने बच्चे के लिए, छोटे से बेटे के लिए बनाई गई रोटी, जो घास के बीज को इकट्ठा करके बनाई थी, घोड़े की पीठ पर बैठ करके अपने भाले की अणी से उस रोटी को भाले की अणी में पिरो करके, जिसको एक जलती हुई चिता में डाल करके सेका था, वो निकाल करके बाहर ठंडा होने के लिए रखा और उसको एक बिलाव उठा करके ले गया। एक पिता की कल्पना करिए उस समय क्या मनस्थिति होगी। और महाराणा प्रताप मानसिक रूप से कमजोर हो गए, उनके मन में दर्द उठा कि मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, अपने बच्चे को मैं एक रोटी तक नहीं दे सकता, घास की रोटी भी नहीं खिला सकता। तो उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने कहा कि मुझे अकबर से संधि कर लेना चाहिए। लेकिन जब ये सूचना अकबर के पास पहुंची, तब बीकानेर के पृथ्वीराज, जो आप ही की तरह शब्द के शिल्पकार थे, उन्होंने 4 पंक्तियां महाराणा प्रताप को लिख करके भेजी। मैं आज सुनी है नाहरियो स्याणारे भेले सो बेलो। राजस्थानी में उन्होंने लिखा कि मैंने आज सुना है, ये संदेश मेरे पास में है कि मैंने आज सुना है कि शेर आज सियार के घर में जाकर के उसके साथ में सोएगा। और उन 4 पंक्तियों ने महाराणा प्रताप को के मानसिक स्थिति को जो है वो ठीक किया और उन्होंने संघर्ष किया। आज भी हम 500 साल बीत जाने के बाद में भी सम्मान के साथ में हम भारतीय सभी जाति, वर्ग, क्षेत्र और सब की सीमाओं से परे उठ करके उसे स्वतंत्रता के पुरोधा के रूप में मानते हैं। साहित्य के सजग की 4 पंक्तियों ने सब कुछ बदल दिया। आजादी की उस लंबी लड़ाई में कितने सारे ऐसे लोग होंगे। बंकिमराव की लिखी हुई वो जो गीत, उस गीत ने भारत की आजादी में कितना बड़ा योगदान किया था। परिस्थितियां ठीक उसी तरह की है मित्रों। आज भी जो उस समय की परिस्थिति थी जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी, या भारत उस समय में जब हम पर हुए सांस्कृतिक हमलों के विरुद्ध संघर्ष लड़ रहा था, जब हम तलवार की ताकत के विरुद्ध लड़ रहे थे, या जब हम अंग्रेजों के उस बौद्धिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे थे, आज भी हम उसी तरह के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ बौद्धिक प्रदूषण के माध्यम से जो कुछ तलवारों के माध्यम से इस सनातन संस्कृति पर प्रहार करके उसे समाप्त करने में सफलता प्राप्त न की जा सकी, जो कुछ अंग्रेजों की उस कुत्सित चालों और हमारी एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से करप्ट करके हमको समाप्त करने, हमारी इस सनातन परंपरा को समाप्त करने की कुचेष्टा भी असफल रही। आज एक बार फिर सह आशय चलाए जा रहे बौद्धिक प्रदूषण के आधार पर हमारे इस सनातन प्रवाह को समाप्त करने की चेष्टा हो रही है। और दूसरी तरफ भारत के भाग्य का सूर्योदय होता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है। जब भारतवासी विश्वास के साथ में देश परिवर्तित होगा, इस संकल्प के साथ में आगे जुटे, उस समय में हम सब रचनाकारों की जिम्मेदारी क्या है, इस बात का एहसास निश्चित रूप से हम सबको करने की आवश्यकता है। और अगले 3 दिन पर जब हम विचार करेंगे, जब इस बात पर बात करेंगे, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग इस बात पर भी विचार करें, इस बात पर निश्चित रूप से चर्चा करें, इस बात पर मंथन करें, यहाँ करें, यहाँ से जाने के बाद में करें कि इस समय की प्रासंगिकता को देखते हुए, इस समय की आवश्यकता और महत्ता को समझते हुए हम किस तरह से समाज को मार्गदर्शित करें, किस तरह से समाज को आगे बढ़ाएं कि आने वाले समय में सभी चुनौतियों और बाधाओं को पार करके हम अपने देश को, उन सारी हुतात्माओं को जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए या स्वतंत्रता के संघर्ष से पहले में जो है हजारों साल तक हुए इन तलवारों के हमलों के विरुद्ध जिन लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके, अपना सर्वस्व समर्पण करके इस भारत की सनातन परंपरा को जो है
वो सनातन बनाए और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना बलिदान किया। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान प्राप्त जो है वो प्रदान कर सकें, अपना योगदान कर सकें, ताकि आने वाले समय में जब भारत के इस परिवर्तन का इतिहास लिखा जाए तो आप सबका भी नाम उसी सम्मान के साथ में अंकित किया जाए जिस सम्मान के साथ में मुंशी प्रेमचंद का, महाकवि कालिदास का, पृथ्वीराज रासो का, या उस जिस सम्मान के साथ में बंकिम दा का नाम लिया जाता है, ऐसे सम्मान के अधिकारी आप सब बने। इस शुभकामना के साथ में आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद।